हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। ये कंसिडरेशन का ही एक्सटेंशन पार्ट है। हमने हमारे पिछली वीडियो के अंदर कंसिडरेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंसिडरेशन के एक्सेप्शन क्या होते हैं। हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी एग्रीमेंट अगर बिना कंसिडरेशन के बनेगा तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो हमेशा वॉइड होगा। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट बिना किसी कंसिडरेशन के बनता है तो वो वॉइड माना जाएगा। लेकिन उस जो हमने लास्ट टाइम पे सिचुएशन पढ़ी थी कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, उसके कुछ एक्सेप्शन है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन आई तो कोई एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होगा। अब वो क्या क्या सिचुएशन होंगी वो हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। हमने पहले पढ़ा था हमने पहले पढ़ा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन है तब तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन जब किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तब वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। ये बात पढ़ी थी हमने अपनी पिछले सेशन में। लेकिन आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि ऐसे भी कुछ सिचुएशन होती है, ऐसे भी कुछ एग्रीमेंट होते हैं, ऐसे भी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कि अगर ये कंसिडरेशन ना लगे तब भी एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और उसको हम बोलते हैं आम भाषा में, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। हिंदी में बोलेंगे अपवाद। ये हो गई कुछ एक्सेप्शंस। अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं उनको भी देख लेते हैं एक एक करके। वैसे तो होती है एक्सेप्शन 3, लेकिन हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन 7। अब किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहली एक्सेप्शन हमें दे रखी है सेक्शन 25 के अंदर। अब ये 25 क्या है ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसी सेशन के अंदर। दूसरी एक्सेप्शन हमें दे रखी है एजेंसी के अंदर। जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे तो एजेंसी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि कंसिडरेशन की एक एक्सेप्शन एजेंसी भी होती है। अगली होती है हमारी कंपीटेंट कंप्लीटेड सॉरी कंप्लीटेड गिफ्ट। उसके बाद हमारी एक्सेप्शन होती है चैरिटी। और लास्ट हमारी एक्सेप्शन है बेलमेंट।
यहाँ तक कि आपको सबको बात क्लियर हुई कि कंसिडरेशन के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पहली एक्सेप्शन हमें कहाँ गिवन है? सेक्शन 25 के अंदर, और सेक्शन 25 क्या है वो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक एक्सेप्शन हमारी एजेंसी के अंदर भी है, एक एक्सेप्शन हमारी कंप्लीटेड गिफ्ट है, एक एक्सेप्शन हमारी चैरिटी है, और एक एक्सेप्शन हमारी बेलमेंट है। इन सब के बारे में विस्तार में मैं आपको तब बताऊंगा जब हम इन टॉपिक्स पर आएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक ओवरव्यू दे दूंगा कि किस तरीके से ये सब टॉपिक एक्सेप्शन है कंसिडरेशन के। लेकिन सेक्शन 25 अभी हम पूरा पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं सेक्शन 25 को। अब अगर हम बात करें सेक्शन 25 की, तो इसके अंदर आते हैं हमारे पास 3 एलिमेंट। सेक्शन 25 में हमारे पास आते हैं 3 एलिमेंट। क्लॉज 1, सेक्शन 25 का क्लॉज 1, सेक्शन 25 का क्लॉज 2, और सेक्शन 25 का क्लॉज 3। अब इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। क्लॉज 1 कहता है कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जो कि किससे बने हों? नेचुरल, लव एंड अफेक्शन से। 25 का क्लॉज 1 कहता है कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जो कि कैसे बने हों? नेचुरल, लव और अफेक्शन से। 25 का क्लॉज 2, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कोई भी किसी आदमी ने भूतकाल में, पास्ट में कोई काम किया हो, उसका कॉम्पनसेशन देने में कोई एग्रीमेंट, कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। और 25 का क्लॉज 3 कहता है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट। ये हमारे 3 क्लॉज हैं सेक्शन 25 के। 25 कहता है सेक्शन कि कंसिडरेशन किस किस कॉन्ट्रैक्ट में नेसेसरी नहीं है, किस किस एग्रीमेंट में बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। 25 का क्लॉज 1 कहता है नेचुरल लव और अफेक्शन के केस में। 25 का क्लॉज 2 कहता है कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस के केस में। और 25 का क्लॉज 3 कहता है प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट के केस में। अब ये होते क्या है, इनको हम एक एक करके देखते हैं डिटेल में। पहला, सेक्शन 25 क्लॉज 1। क्या हेडिंग है? नेचुरल, लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन के जो एग्रीमेंट बने हैं, नेचुरल लव और अफेक्शन के अंडर आकर जो एग्रीमेंट बने हैं, उन एग्रीमेंट में कभी भी कंसिडरेशन नहीं चाहिए होती। अब इसके लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि वो जो एग्रीमेंट है, या तो कैसे हो? रिटर्न,
एंड रजिस्टर्ड हो, या फिर बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, या फिर पार्टीज स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन में हो। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक फादर है और बी ए का बेटा है। ए फादर ऑफ बी और बी ए का बेटा। ए ने बी के नाम अपनी प्रॉपर्टी करने का एग्रीमेंट किया है। ए ने बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बी के नाम करूंगा, तो इस केस में बी की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आई है। ए ने अपनी इच्छा से बी के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी करी, क्योंकि ए बाप है और बी उसका बेटा है। तो एक फादर ने अपने सन के नाम पर प्रॉपर्टी करी है, तो उस केस में बी किसी कंसिडरेशन देने के लिए लायबल नहीं है। अगर इसने बी ने कंसिडरेशन नहीं दी है तो भी ये एग्रीमेंट वैलिड है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें फ्यूचर में वो चेंज कर सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो ए बी के नाम पर प्रॉपर्टी कर रहा है, तो उस केस में बी की तरफ से कोई कंसिडरेशन मिले या ना मिले वो जरूरी नहीं है। अगर बी ने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है तो भी ये वाला जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है, क्योंकि ये फादर और सन के लव और अफेक्शन की बात करता है। आगे बात करते हैं हम दूसरा केस। दूसरा हमारा है सेक्शन 25 क्लॉज 2। क्या कहता है? कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरीली सर्विसेज। किसी आदमी ने पास्ट में कोई काम किया हो और उसको बाद में पे करने का प्रॉमिस किया हो, तो उस केस में कोई कंसिडरेशन हमें नहीं चाहिए। लेकिन जब हम ये बात करेंगे कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस के बारे में, तो इसके अंदर हमें ध्यान रखनी है चार चीजें। अब वो चार चीजें क्या होंगी? पहली चीज, सर्विस रेंडर्ड वॉलंटरीली, अपनी इच्छा से वो सर्विस दी जानी चाहिए, किसी की डिजायर पर नहीं। क्योंकि हम जब कंसिडरेशन में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। लेकिन अगर हम बात करेंगे सेक्शन 25 के 2 की, तो यहाँ पे जो पास्ट में सर्विस दी गई थी वो वॉलंटरीली दी जानी चाहिए, बिना किसी की इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से, अपनी स्वयं इच्छा से वो सर्विस दी जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, सर्विस
रेंडर फॉर प्रोमिसर। अब जो वो सर्विस वॉलंटरली दी गई है, अपनी स्वयं इच्छा से दी गई है, वो सर्विस किसके लिए होनी चाहिए? वो सर्विस होनी चाहिए प्रोमिसर के लिए। जो भी अपनी इच्छा से सर्विस दी जा रही है वो किसके लिए होनी चाहिए? वो होनी चाहिए प्रोमिसर के लिए। इसका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, प्रोमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ रेंडरिंग सर्विस। जिस समय उस आदमी ने अपनी सर्विस वॉलंटरीली दी प्रोमिसर को, तो उस टाइम पर वो प्रोमिसर भी वहां पर मौजूद होना चाहिए उस सर्विस को देने के लिए। इंस्टेंट होना चाहिए सारा काम। प्रोमिसर की मौजूदगी में वॉलंटरी सर्विस प्रोमिसर को दी जानी चाहिए। और इसका अगला पॉइंट, प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंड टू compensate the promisee। इस कंडीशन के लिए प्रोमिसर प्रोमिसर ने प्रोमिसी को उसकी सर्विस के लिए कंपनसेशन के लिए प्रॉमिस करना जरूरी है। अगर प्रोमिसर उस प्रोमिसी को उसकी सर्विस के लिए नहीं बोलता कि मैं तेरे को कंपनसेशन नहीं दूंगा, तब यहाँ पर कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तब यहाँ पर कंसिडरेशन चाहिए होगा। लेकिन अगर किसी आदमी ने वॉलंटरीली प्रोमिसर की मौजूदगी में अपनी सर्विस दी है और उसके बाद प्रोमिसर कहता है कि मैं तेरे को कुछ समय बाद ये इतने रुपए दूंगा एज अ कंपनसेशन, एज अ डैमेज, जो भी हो सकता है, तो उस केस में हमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर प्रोमिसर ने नहीं कहा कि मैं तेरे को इतने रुपए दूंगा या नहीं दूंगा, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। एग्जाम्पल, एक्स है, वाई है। एक्स का एक पर्स है, एक्स है, वाई है, एक्स का पर्स है, जो कि एक चोर चुरा कर भाग गया। एक्स, वाई, एक्स का पर्स चोर चुरा कर भाग गया। अब वाई ने इस चोर को पकड़ा और उसका पर्स लेकर, एक्स का पर्स लेकर एक्स को वापस कर दिया। वाई ने वाई ने एक्स का पर्स वापस कर दिया, चोर से छुड़ा करके। अब फिर एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया, वाई को प्रॉमिस किया, क्या किया? 1 महीने बाद मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, जो तूने मेरा पर्स मेरे को ला के दिया है उसके बदले में तेरे को मैं 1 महीने बाद 500 रुपये दूंगा। अब यहाँ पर जो वाई ने एक्ट किया है वो पास्ट में किया है, और जो इसको ये पैसा मिलेगा
कंपनसेशन का या डैमेज का जो भी है, ये फ्यूचर में मिलेगा। तो इस तरीके के एग्रीमेंट के लिए भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाई ने अपनी सर्विस एक्स को दे दी और एक्स की मौजूदगी में दे दी, और यहाँ पर एक्स ने प्रॉमिस भी किया है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर एक्स प्रॉमिस नहीं करता कि मैं तेरे को नहीं दूंगा, तो उस केस में वाई इसको लेने का अधिकारी नहीं होता, और उस केस में हम कह सकते थे कि वो एग्रीमेंट जो है बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक्स ने प्रॉमिस भी किया है कि मैं तेरे को 1 महीने बाद इतने रुपए दूंगा क्योंकि तूने मेरा पर्स छुड़ाया है। अगला हमारा एक्सेप्शन सेक्शन 25 का 3, प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। कुछ ऐसे उधार जो डेटर क्रेडिटर को नहीं चुका पाया था और क्रेडिटर ने उसको अपने बैड एसेट में डाल दिया था, लेकिन डेटर आता है, उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे को इतने रुपए इस टाइम तक दे दूंगा। तो उस टाइप के एग्रीमेंट्स में भी हमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल ए, जो कि कौन है, क्रेडिटर। बी, डेटर। ए क्रेडिटर, बी डेटर। बी ने ए से उधार लिए 5,000 रुपए 1 साल तक। बी ने ए को कहा कि तुम मेरे को 1 साल तक के लिए 5,000 रुपये उधार दे दे। ए ने दे दिए, ए ने उधार दे दिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, बी लौटा नहीं पाया। बी ने अपना प्रॉमिस टाइम पर पूरा नहीं किया। बी ने अपना 5,000 रुपये लौटाने का प्रॉमिस टाइम पर पूरा नहीं किया, और ए भी उसके पैसों को बैड डेब्ट्स में ले गया था। लेकिन बी ने कुछ टाइम बाद एक एक्नॉलेजमेंट साइन किया, और उसमें लिखा कि मैं 6 महीने में पैसे दे दूंगा। उसमें लिखा कि मैं 6 महीने के अंदर ए से जो पैसे 5,000 रुपये लिए थे वो मैं 6 महीने के अंदर लौटा दूंगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, जैसे ही उसने ये एक्नॉलेजमेंट साइन किया, लिखित में दिया, वैसे ही इसकी लायबिलिटी अराइज हो गई, और जब इसकी लायबिलिटी अराइज हो गई तो इसको अब 6 महीने के अंदर पैसे देने पड़ेंगे। और इस एग्रीमेंट के लिए ए की तरफ से कोई कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर इसने जो एक्नॉलेजमेंट साइन किया है वो अपने आप में ही एक कॉन्ट्रैक्ट का काम करेगा। तो इस कंडीशन में भी हमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। और वो कंडीशन कौन सी है, जब कोई पास्ट में हमें टाइम बार्ड डेट थे जो हमें उस टाइम पे नहीं मिले लेकिन अब हमें मिल गए। अगला हमारा पॉइंट, एजेंसी। अभी एजेंसी होती क्या है, जब हम एजेंसी के टॉपिक में आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट टॉपिक्स में आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लेना, सेक्शन 185 के अंतर्गत ये पूछ लेगा कंसिडरेशन का एक एक्सेप्शन कौन सा है, तो वो है सेक्शन 185 एजेंसी। तो उसमें ये लिखा हुआ है, नो कंसिडरेशन is necessary to create एजेंसी। एजेंसी बनाने के लिए किसी भी तरीके की कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहाँ पर गिवन है? 185 में, एजेंसी में। और ये एजेंसी होती क्या है, जब हम एजेंसी वाले टॉपिक पर पहुंचेंगे तब आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको ये सेक्शन याद रखना है, एजेंसी याद रखना है, और ये याद रखना है कि एजेंसी बनाते हुए हमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक इसका एक्सेप्शन है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीटेड गुड, कंप्लीटेड गिफ्ट। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, फादर ने अपने सन को गिफ्ट किया है, तो वो भी एक तरीके के कंप्लीटेड गिफ्ट ही होते हैं, और वो भी एक्सेप्शन है किसके? कंसिडरेशन के। अगला हमारा टॉपिक चैरिटी। चैरिटी पर्पस से किए गए कोई भी काम, उसके लिए भी कोई कंसिडरेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो एक्ट कैसे होते हैं? वो एक्ट होते हैं ग्रेटिट्यूअस, और इनका मतलब भी ये होता है स्वयं की इच्छा से। स्वयं की इच्छा से किए गए काम वो होते हैं ग्रेटिट्यूअस एक्ट, और उन एक्ट में भी हमें कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अंदर एक केस था, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। अब ये केस क्या था, इसके फैक्ट और हेल्ड आपको खुद को ढूंढना है, ये आपका होमवर्क। इस केस के बारे में फैक्ट और हेल्ड आपको ढूंढने हैं, ये आपका होमवर्क है। और इसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक आता है एक्सेप्शन के अंदर, बेलमेंट। बेलमेंट भी एक एक्सेप्शन है। बेलमेंट क्या होती है, जब हम बेलमेंट में पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखना है सेक्शन 148। सेक्शन 148 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कंसिडरेशन का एक एक्सेप्शन है। आज हमने डिस्कस किया एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।